हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही मेडिसिनल केमिस्ट्री के शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 35 क्वेश्चंस थे, जो कि यूनिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमने कवर कर ली थी, मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला पार्ट अगर आपने ना देखा हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको पहले ऑलरेडी चेक कर लेना, तभी उस वीडियो को आगे देखना, ठीक है। तो देखिए, बात करते हैं। आज हमारी यूनिट फोर्थ स्टार्ट होने वाली है, मतलब यूनिट फोर्थ के जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि हमारे ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये जिसमें सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स हैं, बारबिचुरेट्स एंड एंटीसाइकोटिक्स हैं। इसके अलावा इसमें है एंटी कन्वल्सेंट ड्रग। तो सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं शॉर्ट, वो हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको फार्मेसी वाला ऐप पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप सिंपली वहाँ से जाके इसको ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो यूनिट फोर्थ में जो पहला क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है, इससे पहले ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो पहला है, देखिए, व्हाट आर सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, गिव एग्जांपल। तो ये क्या होते हैं दोनों, और इनमें डिफरेंस पूछ लेता है। तो देखिए, जैसे कि हमारा सेडेटिव यानी कि जो सैडेशन कॉज करेंगे। सैडेशन कहने का मतलब है कि वो मेडिसिन, अगर आपको देखिए एंजाइटी है, आपको चिंता वगैरह है, टेंशन है, और आप थोड़े डिप्रेस्ड हैं, तो उस केस में ये जो है हमारी क्या करेंगे, आपको एंजाइटी वगैरह से रिलीफ दिलाएंगी, और जो भी आपकी टेंशन है उसको ये रिड्यूस करेंगी। और ये जो है, देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये मेडिसिन आपको, मतलब ये जो टेंशन वगैरह उसको कम करेंगे, लेकिन आपको नींद नहीं आने देंगी। मतलब आपको इन्हें खाने के बाद नींद नहीं आएगी, लेकिन हाँ, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। लेकिन जो हिप्नोटिक्स होती हैं वो भी हमारे सेडेटिव की तरह ही होती हैं। बोले तो ये भी हमारी एंजाइटी वगैरह को कम करेंगी, लेकिन इनको खाने के बाद आपको नींद आ जाएगी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सेडेटिव जो है वो इंड्यूस नहीं करती हैं स्लीप को, उन्हें खाने के बाद नींद नहीं आती है, लेकिन हिप्नोटिक्स को खाने के बाद एकदम नींद आ जाती है। जो भी टेंशन वगैरह है, जो भी आपको एंजाइटी वगैरह है, वो दूर हो जाती है। तो इनमें ये दोनों में डिफरेंस है। तो देखिए, बात करें, जैसे कि एक हमारी ड्रग है, जैसे सपोज डायजेपाम है, ठीक है। तो ये हमारी हिप्नोटिक्स भी है और सेडेटिव भी है। अगर आप इसकी लो डोज लेंगे, मतलब कि थोड़ी कम मात्रा में लेंगे, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो सेडेटिव वाला होगा, ये यानी कि केवल आपको जो टेंशन वगैरह उसको रिड्यूस करेगी। अगर इसकी डोज अगर हम हाई ले लेंगे, तो कहने का मतलब है कि वही जो है हिप्नोटिक्स का अपना असर दिखाएगी, यानी कि वही फिर आपको नींद दिला देगी। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है, यानी कि एक ही मेडिसिन की अगर आप लो डोज लेंगे तो आपका सेडेटिव इफेक्ट होगा, अगर हाई डोज लेंगे तो उसका हिप्नोटिक इफेक्ट होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मेडिसिन के हैं, जैसे कि डायजेपाम है, वार्बिटाल है, फेनोवार्बिटाल है, और ऑक्साजेपाम है, लोराजेपाम है। तो देखिए, बात करें ना, देखिए वीडियो काफ़ी लेंदी हो सकती है, क्योंकि ये थोड़े जो क्वेश्चन हैं, अगर देखिए आपको मैं केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन प्रोवाइड करता है तो फिर आप कहते हैं कि सॉल्यूशन कहाँ पर है। तो इस वजह से ना समझाने में और एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो कोई नहीं, आप वीडियो को देखते रहना, बाकी आपको जो पूरा सिलेबस है उसका रिवीजन होता रहेगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, डिफाइन बेंजोडाइजेपिन्स एंड गिव स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ डाइजेपाम। तो देखिए, यहाँ पे आप सिलेबस में देखोगे ना, जो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स है वो कई टाइप्स की होती हैं, जैसे कि बेंजोडाइजेपिन है और बारबिचुरेट्स हैं। तो बोले तो बेंजोडाइजेपिन वही सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स की मेडिसिन, उनको मतलब क्लासीफाई करने पे उनका एक टाइप है। तो वही ये सेडेटिव और हिप्नोटिक इफेक्ट अपना शो करेंगे, मतलब एंजाइटी वगैरह, टेंशन वगैरह को रिड्यूस करने में ये काम आएंगी। बात करते हैं, यहाँ पे पूछा है स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ डाइजेपाम। तो पहले देखिए, जैसे कि नेम में आ रहा है बेंजोडाइजेपिन। तो बेंजो कहने का मतलब है कि बेंजीन रिंग उसमें होगी, और डाई का मतलब होता है टू, एंड एजेपाइन मीन्स एजेपाइन रिंग। तो जो हमारी बेंजोडाइजेपिन्स होती हैं उनमें एक तो बेंजीन रिंग होती है और दो हमारी एजेपाइन रिंग होती हैं। तो एग्जांपल बात करें, जैसे कि हमारा डाइजेपाम है, तो आप इसके स्ट्रक्चर देखोगे, इस तरफ ये जो है आपकी बेंजीन रिंग है, और ये जो है आपकी कौन सी रिंग है, ये एजेपाइन रिंग है, ठीक है। तो ये जो है हमारे डाइजेपाम की स्ट्रक्चर आप देख लेना, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि डाइजेपाम की स्ट्रक्चर बताइए और मोड ऑफ एक्शन उसका बताइए। तो बात करें मोड ऑफ एक्शन की, तो इट वर्क्स बाय बाइंडिंग विद गाबा रिसेप्टर। देखिए, आपको पता होगा हमारे दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक होते हैं इनहिबिटरी कहने का मतलब है कि वो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि, जैसे हमारा जो इस तरीके से मैसेज कंडक्ट होता है ना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, तो अगर यहाँ पे इनहिबिटरी अगर बोले तो जैसे कि गाबा है, अगर वो रिलीज होगा तो यहाँ से जो मैसेज है इधर वो जाने नहीं देगा, यानी कि मैसेज को वो इनहिबिट कर देता है, वो एक्शन पोटेंशियल को, या बोले तो जो हमारे इम्पल्स होते हैं उनको एक न्यूरॉन से दूसरे में जाने नहीं देता है। एक होते हैं हमारे एक्साइटेटरी,
यानी कि वो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि मैसेज को और तेज़ कन्वे करते हैं, मतलब और ज़्यादा उसको एक्साइट कर देते हैं और ज़्यादा उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो बात करें अगर देखिए हमें नींद लानी है या बोले तो हमें टेंशन को दूर करना है, तो हमारे जो मैसेज कन्वे हो रहे हैं, इम्पल्सेस वगैरह कन्वे हो रहे हैं, उनको हमें कम करना होगा, रिड्यूस करना होगा। तो सिंपली हमने गाबा जो हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनको एक्टिवेट कर देना होगा। जब वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो हमारे मैसेज का कन्वे नहीं होगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, और हमें नींद आ जाएगी, हमारा जो CNS है वो डिप्रेस हो जाएगा। तो वही है देखिए, इट वर्क्स बाय बाइंडिंग विद गाबा रिसेप्टर यानी कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। सो गाबा एक्टिविटी इंक्रीज्ड एंड CNS इनहिबिटेड या बोले तो CNS डिप्रेस्ड, दैट कॉज सैडेशन। तो आपको आई होप इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। अगर देखिए बात करें यूज़ कहाँ पे होती है ये, तो एंजाइटी और इंसोम्निया, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो तब आप इसको ले सकते हैं। एंजाइटी वगैरह ज़्यादा है तब आप ले सकते हैं। इसके अलावा सीजर्स में अगर दौरे वगैरह पड़ रहे हैं या फिर मसल स्पाज्म, बोले तो आपकी जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो गई हैं, टाइट हो गई हैं, मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कभी कभी हमारी जो मसल है वो एक ही जगह अकड़ी सी रहती हैं, तो उस केस में भी हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आता है वैसे तो, शॉर्ट में देखिए हम समझते हैं कि डिफाइन बारबिचुरेट्स एंड गिव सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ बारबिटल। तो सिलेबस में आप आगे देखोगे तो ये भी हमारा सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स का ही एक टाइप है बारबिचुरेट। तो सिंपल सी डेफिनेशन तो वही होगी, यानी कि बारबिचुरेट आर आल्सो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग विच कॉज सैडेशन और इंड्यूस स्लीप एंड रिड्यूस द एंजाइटी एंड टेंशन। तो इस तरीके से आप बना करके लिख सकते हैं। बात करते हैं जो आपकी बारबिटल है और इसका यूज़ क्या है, सिंथेसिस क्या है। तो मैं आपको बता दूं जो हमारी बारबिचुरेट्स है ना, वो जो बेंजोडाइजेपिन जो हमने पहले पढ़ी थी उनसे पहले आई थी, यानी कि ये थोड़ी पहले ही समय में आ गई थी। और ये जो हमारी बेंजोडाइजेपिन है ये थोड़ी न्यू है, अभी जो डेवलप हुई है वो हमारी बेंजोडाइजेपिन है। तो बात करें जो अभी न्यू डेवलप हुई है बेंजोडाइजेपिन, वो मोर इफेक्टिव है और मोर सेफ है, लेकिन जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं बारबिचुरेट वो थोड़ी कम इफेक्टिव हो गई हैं इन केस में, क्योंकि अब जो है न्यू मेडिसिन डेवलप हो गई हैं। तो देखिए बात करें बारबिटल, तो वही उसका सेडेटिव एंड हिप्नोटिक इफेक्ट होता है। तो देखिए सिंथेसिस की बात करते हैं, तो देखिए बारबिटल जो है यूरिया यानी कि NH2CO इससे और डाई मिथाइल मैलोइक ईस्टर, जब इन दोनों को सोडियम इथोक्साइड यानी कि C2H5ONA इसकी प्रेजेंस में अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारी बारबिटल बनती है। तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर है, ऐसे ही बना करके लिख देना, व्हेन यूरिया रिएक्ट विद डाइमिथाइल मैलोइक ईस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड सो बारबिटल फॉर्म या प्रोड्यूस। तो ये है आपकी सिंथेसिस। अगर देखिए बात करें नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन एंटीसाइकोटिक ड्रग एंड क्लासीफाई देम। तो जैसा कि आप सिलेबस में देखोगे ये हमने सेडेटिव हिप्नोटिक्स देख लिए हैं, बेंजोडाइजेपिन देख लिए हैं, बारबिचुरेट देख लिए हैं। बात करते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या है। एंटी का मतलब होता है अपोज करना, यानी कि उसके अगेंस्ट काम करना, यानी कि एंटी प्लस साइकोटिक। साइकोटिक कहने का मतलब है साइकोसिस से रिलेटेड है साइकोटिक साइकोसिस, यानी कि एक तरीके से मेंटल डिसऑर्डर, ब्रेन का जो डिसऑर्डर होता है उनको रिड्यूस करने के लिए या फिर उनको ट्रीट करने के लिए जो भी मेडिसिन्स दी जाती हैं वो हमारी एंटीसाइकोटिक कहलाती हैं। सो वही लिख रखा है, एंटीसाइकोटिक्स आर दोज ड्रग विच आर यूज्ड टू मैनेज और रिड्यूस साइकोसिस यानी कि मेंटल डिसऑर्डर। तो ये जो मेडिसिन्स होती हैं ना कंप्लीट तरीके से उस जो ब्रेन का डिसऑर्डर उसको ठीक नहीं करती हैं, ये केवल उसको रिड्यूस कर सकती हैं या फिर मैनेज करती हैं। तो ये आपने पता होना चाहिए। बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन देखिए वही है, और ये हमारे जो एंटीसाइकोटिक्स है ना उनको हम न्यूरोलेप्टिक्स भी बोलते हैं, तो ये भी आपने पता होना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन देखिए वही है हमारा सिलेबस वाला। जैसे कि आप देखोगे साइकोटिक्स की तो इसकी 5 क्लासेज हैं, फेनोथायाजिन्स, रिंग एनालॉग्स ऑफ फेनोथायाजिन्स एंड फ्लोरोब्यूटेरोफेनोन, बीटा अमाइनो कीटोन्स एंड बेंजामाइड्स। तो आप जो है ऐसे ही लिख सकते हैं, इनका क्लासिफिकेशन आ जाता है। तो शॉर्ट में देखिए मैंने ऐसे ही लिख रखा है। तो बात करें फेनोथायाजिन्स की, तो ये जो है वो सारी हमारी एंटीसाइकोटिक ड्रग होती हैं जो कि फेनोथायाजिन्स के डेरिवेटिव होते हैं, मतलब फेनोथायाजिन से ये बनते हैं। एग्जांपल जैसे कि प्रोमाजीन है, क्लोरप्रोमाजीन है और थियोराइडाजीन है, तो ये इसके फेनोथायाजिन के अंदर आते हैं। दूसरा देखिए रिंग एनालॉग ऑफ फेनोथायाजिन। देखिए एनालॉग कहने का मतलब है कि ऐसी मेडिसिन जिनकी स्ट्रक्चर फेनोथायाजिन से मिलती हो, यानी कि जिनकी स्ट्रक्चर में भी फेनोथायाजिन की जैसी रिंग हो,
वो हमारे क्या कहलाएंगे, रिंग एनालॉग फेनोथायजीन। इसका एग्जांपल है जैसे कि क्लोरप्रोथिक्सेन है और थियोथिक्सेन है, क्लेजापाइन है। तो ये जो है इसके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसका क्लासिफिकेशन में जो कैटेगरी है वो है फ्लूरोब्यूटेरोफेनॉन। तो इसके अंदर आते हैं हैलोपेरिडोल और ड्रोपेरिडोल। तो आपने देखिए इस तरीके से करना है। अगर देखिए लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो फिर आपने इसके बारे में डिटेल में लिखना होगा, फिर एग्जाम्पल वगैरह बताने होंगे, और इन सभी का मोड ऑफ एक्शन भी अलग होता है, सारा कुछ अलग अलग है। ठीक है, शॉर्ट में तो आपने बस मैं यही बता रहा हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन ये आ सकता है। एंटीसाइकोटिक क्या है उनको क्लासीफाई कीजिए, पूरा मोड ऑफ एक्शन। जैसे इसमें आप देखोगे एक स्टार वाले ड्रग है क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड, तो इसकी सिंथेसिस भी आ सकती है। तो नेक्स्ट इसका जो क्लासीफाई करते हैं तो उसकी नेक्स्ट कैटेगरी वो है बीटा अमाइनो कीटोन्स। तो इसके अंदर आते हैं जैसे कि हमारे मैलिडोन है, और नेक्स्ट जो कैटेगरी वो हमारी बेंजामाइड्स जिसके अंदर आती है सल्फ्यूराइड। तो इस तरीके से ये जो है हमारी जो एंटीसाइकोटिक ड्रग हैं वो क्लासीफाई होती हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है वो है गिव स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरप्रोमाजीन। जैसे कि मैंने अभी देखा था कि यहाँ पे स्टार वाली ड्रग है क्लोरप्रोमाजीन, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरीके से आप देखोगे ना पूरा एक ही क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो क्लोरप्रोमाजीन इज ए फेनोथायजीन एंटीसाइकोटिक ड्रग। तो ये जो है फेनोथायजीन के अंदर आ रही है, तो सिंपल सा वही लिख देंगे क्लोरप्रोमाजीन इज ए फेनोथायजीन एंटीसाइकोटिक ड्रग। इट इज़ पोटेंट एंटागोनिस्ट ऑफ डोपामीन। जो डोपामीन जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये उसका एंटागोनिस्ट होता है। बोले तो ये डोपामीन के जो रिसेप्टर होते हैं उनको जाके ब्लॉक कर देता है, उन्हीं पे जाके ये अटैच होता है, तो फिर हमारा डोपामाइन वहाँ पे जाके अटैच नहीं हो पाता। बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो ये जो है कैसे काम करता है, D2 जो रिसेप्टर होते हैं, डोपामाइन के कई रिसेप्टर होते हैं, D1 D2 D3। तो ये जो है D2 जो डोपामाइन के जो रिसेप्टर होते हैं उनको जाके ब्लॉक कर देता है। और देखिए ये मैं आपको बता दूं, ये जो रिसेप्टर होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है आपको वॉमिटिंग कराने के लिए, उल्टी वगैरह जो कराते हैं तो उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा ये जो है कुछ हमारे ब्रेन के भी जो फंक्शन होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। तो ये जो है क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड इसी रिसेप्टर पे जाके ये मतलब बाइंड होता है और उसको ब्लॉक कर देता है। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर देखिए इस तरीके से है, आप देख सकते हैं ये जो है फेनोथायजीन की रिंग है, और बाकी जैसे कि फेनोथायजीन की कैटेगरी में आ रहा था तो उसी के नेम पे ये पड़ा है फेनोथायजीन, मतलब कि एंटीसाइकोटिक ड्रग। ठीक है, बात करते हैं यूज़ कहाँ पर होगा ये, तो यूज़ होगा इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक हमारा ब्रेन डिसऑर्डर होता है जिसमें हमें हेलुसिनेशन वगैरह होते हैं, हमारे कानों में कई तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, यानी हम थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है हमारा, हम थोड़ा पागलों जैसी हरकतें करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। तो ये उसको मैनेज करने के लिए, उसको कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एंटी इमेटिक इफेक्ट होता है, यानी कि नोजिया वोमिटिंग को भी ट्रीट करने में काम आता है। जैसे कि हम सफ़र वगैरह करते हैं तो उसके दौरान हमें जो वोमिटिंग वगैरह होने लगती है तो उस केस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है हमारा गिव स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ फेनिटोइन। तो बात करते हैं, ये हमारी एंटी कन्वल्जेंट ड्रग है। आप देखोगे एंटी कन्वल्जेंट में यहाँ पे आपको स्टार वाले ड्रग मिलेगी एक फेनिटोइन, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फेनिटोइन इज ए एंटी कन्वल्जेंट ड्रग विच इज़ यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट सीजर्स और कन्वल्जन। जैसे कि नाम में आ रहा है एंटी कन्वल्जेंट, यानी कि जो सीजर्स होते हैं, कन्वल्जन जो होते हैं उनको ट्रीट करने की काम आती है। कन्वल्सन यानी कि सीजर्स उनको ये ट्रीट करती है, जो दौरे वगैरह जो पड़ते हैं या एपिलेप्सी के दौरे जिसको हम बोलते हैं, मिर्गी के दौरे, तो उसको ठीक करने के लिए हमारी फेनिटोइन जो है वो यूज़ की जाती है। बात करें स्ट्रक्चर की, कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर है, इसमें 2 बेंजीन रिंग इस तरीके से जुड़ी होती हैं। बाकी ये जो है इनकी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है एंटी कन्वल्जेंट ड्रग में, आप देखोगे तो आप देख लेना शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरीके से आपने बनानी है। बाकी बात करते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो देखिए फेनिटोइन वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द सोडियम चैनल इन द सेल मेम्ब्रेन। तो जो हमारे सोडियम पोटेशियम जो चैनल्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में उनको ब्लॉक कर देता है। आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से हमारी जो सेल्स होती हैं वहाँ पे इस तरीके से चैनल्स होते हैं जहाँ से जो हमारे सोडियम वगैरह है जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो जो है बाहर निकलते आते जाते हैं। तो ये जो है वही सोडियम चैनल को जो है ब्लॉक कर देता है। और आपको पता ही होगा सोडियम चैनल अगर ब्लॉक हो जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल यानी कि जो हमारा मैसेज का कन्वे है, ये जो इम्पल्स जनरेट होते हैं वो कब जनरेट होते हैं, जब जो हमारे आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन में चेंज आता है। यानी कि अगर बाहर कम हो जाती है
सेल मेम्ब्रेन के बाहर या फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो तब जो है उनमें जो चेंजेस आते हैं उनकी कंसंट्रेशन में, तो हमारा इम्पल्स जनरेट होता है। अगर क्या करें कि हम इसी चैनल को ब्लॉक कर दें तो इम्पल्स भी जनरेट नहीं होगा, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। और जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो हमारे सीजर रुक जाएंगे। अच्छा, सीजर होते क्या हैं? सीजर बोले तो जैसे कि हमारे ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये एक दूसरे को इस तरीके से मैसेज कन्वे करते हैं, यानी कि इम्पल्स कन्वे करते हैं। और जब ज़्यादा इम्पल्स जनरेट होने लगता है, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनने लगते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे जो मतलब बॉडी वो उसी हिसाब से काम नहीं कर पाती और उनको हम सीजर्स बोलते हैं। यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का जनरेट होना ही सीजर कहलाता है। तो अगर हम इम्पल्स जनरेट ही ना होने दें, सिंपल सी बात है, फिर हमारे सीजर्स ठीक हो जाएंगे। तो ये जो है वही जो हमारा सोडियम जो चैनल होता है सेल मेम्ब्रेन में उसको ब्लॉक कर देता है, फिर हमारे इम्पल्स जनरेट नहीं होते हैं। तो इस तरीके से फेनिटोइन जो है अपना काम दिखाता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन अगर हम उसकी देखिए बात करें तो वो है हमारा वही डिफाइन एंटी कन्वल्सेंट एंड क्लासीफाई देम। तो एंटी कन्वल्सेंट जैसे कि अभी हमने देखा था कि वो सारे ड्रग जो कि सीजर्स को या कन्वल्जन को उनको ट्रीट करने के लिए फिर उनको रिड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती हैं, वो हमारी एंटी कन्वल्सेंट ड्रग कहलाती हैं। तो ये जो है देखिए एपिलेप्सी को भी ट्रीट करने के काम आती हैं। अब देखिए एपिलेप्सी क्या है? सीजर्स तो आपने देख लिया कि यानी कि जब एक्स्ट्रा इम्पल्स जनरेट होने लगते हैं, बोले तो इलेक्ट्रिकल चार्ज ज़्यादा मतलब इम्पल्स जनरेट होने लगते हैं ज़्यादा, तो उसको हम सीजर बोलते हैं। और जब कई बार सीजर होने लगते हैं, यानी कि कहने का मतलब है जब सीजर्स बार बार रिदमिकली, यानी कि कभी भी आ सकते हैं किसी भी टाइम पे, जब बार बार सीजर्स आने लगते हैं, लगातार दौरे का होना, तो वो हमारी जो कंडीशन उसको हम एपिलेप्सी बोल देते हैं, वही हमारा मिर्गी कहलाता है। तो ये जो है उनको भी ट्रीट करने के काम आती है, यानी कि ब्रेन डिसऑर्डर होता है हमारा एपिलेप्सी। तो बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन सिंपल सा वही है जो आप सिलेबस में देखोगे एंटी कन्वल्सेंट ड्रग में, कि पहले बारबिटूरेट है, फिर हाइडेंटोइंस है, और ऑक्साजोलिडीन है, और सक्सिनामाइड है, यूरिया एंड मोनो एसिल यूरियाज हैं, बेंजोडाइजेपिन्स और कुछ मिसलेनियस ड्रग हैं। तो वही क्लासिफिकेशन में लिख रखा है और उनके अंदर जो भी ड्रग आ रही है वो यहाँ पे लिखी हुई है। कहने का मतलब ये है कि पूरा जो है क्लासिफिकेशन एंटी कन्वल्सेंट का लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, और उनकी जो भी कैटेगरी हैं, जैसे कि सपोज सक्सिनामाइड है तो किसी एक का मोड ऑफ एक्शन पूछ लेता है, और जैसे इसमें एक ड्रग है जैसे कि इथोसक्सीमाइड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर स्टार है, तो उसकी सिंथेसिस पूछ सकता है। तो सिंथेसिस अभी हमने कराई, अभी हम दिखाते हैं आपको। तो इस तरीके से मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन ये आता है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंटी कन्वल्सेंट के ऊपर, और किसी भी एक कैटेगरी का मोड ऑफ एक्शन पूछ लेगा और किसी एक ड्रग की सिंथेसिस पूछ लेगा। तो इस तरीके से यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वही है हमारा, जो हमारी इथोसक्सीमाइड है जिसके ऊपर स्टार है, कि उसकी सिंथेसिस आपने बतानी है। तो देखिए सिंथेसिस थोड़ी टफ है इसकी, बाकी आप देख लेना, लिख रखिए यहाँ पे। तो है तो ये हमारी एंटी कन्वल्सेंट ड्रग ही। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? एक हमारा इथाइल मिथाइल कीटोन, यानी कि कीटोन ग्रुप से एक तरफ इथाइल ग्रुप जुड़ा होगा, एक तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़ा होगा, तो वो एंड इथाइल साइनो एसीटेट, जो हमारा एसीटेट ग्रुप है उससे एक तरफ साइनाइड ग्रुप जुड़ा है, एक तरफ इथाइल ग्रुप जुड़ा है। तो जब ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे से कंडेंस किए जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलाए जाते हैं, तो वो बनाता है इस इंटरमीडिएट को, जिसका नाम है इथाइल 2 साइनो 2 मिथाइल 2 पेंटोनेट। तो आपको देखिए नेम तो मुश्किल याद होगा, लेकिन आप इस स्ट्रक्चर को एक तरह से याद कर सकते हैं। तो सिंपल से यहाँ पे ये जो है आके जुड़ गए हैं, और कुछ यहाँ पे हुआ नहीं है। और उसके बाद जो हमारी इंटरमीडिएट बना है उसको हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये हमारा दूसरा इंटरमीडिएट कुछ इस तरीके से बनता है। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि जो हमने हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराई है, तो यहाँ पे एक और साइनाइड जो ग्रुप है वो ये जो कार्बन है यहाँ पे आकर के अटैच हो गया है। तो यहाँ पे 2 साइनाइड ग्रुप आकर अटैच हो गए हैं और एक न्यू इंटरमीडिएट हमारे यहाँ पे बन गया है। और उसके बाद इसके हम कराते हैं सैपोनिफिकेशन और डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि यहाँ से CO2 ग्रुप वगैरह हम निकालेंगे। तो उसके बाद एक और न्यू इंटरमीडिएट हमारा कुछ इस तरीके से बनता है, आप देख सकते हैं। और फिर इसकी हम और एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, लिक्विड अमोनिया के साथ, तो हमारा ये डाई अमाइड बनता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा डाई अमाइड बनता है। और फर्दर ये जो है रिएक्शन करने के बाद यहाँ से हमारी एक अमोनिया गैस निकलती है, अमोनिया गैस निकलने के बाद हमारा इथोसक्सीमाइड फाइनली यहाँ पे बन जाता है। तो इस तरीके से जो है ये रिएक्शन होती है। आप देख सकते हैं ये पूरी सिंथेसिस है, ये थोड़ी लंबी है लेकिन ये हर बार आती है। अब आप कुछ भी करो, इसको रटो या फिर समझो जैसे भी है,
तो ये आपने देखिए समझ लेनी है, मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंटी कन्वल्जेंट क्या है हमको क्लासीफाई कीजिए और किसी एक कैटेगरी, जैसे कि सपोज इथोसक्सीमाइड है तो वो हमारी सक्सीनामाइड कैटेगरी में से आती है, तो उसकी सिंथेसिस वगैरह पूछ सकता है। तो इस तरीके से पूरा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मतलब इसी में है कि हमारा इथोसक्सीमाइड का मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो ये जो है हमारे टी टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। तो वो भी कैल्शियम चैनल कहाँ होते हैं, कैल्शियम चैनल जो है ना हमारे वो पेस मेकर में होते हैं। पेस मेकर बोले तो जो हमारा हार्ट है वहाँ पे आपने पढ़ा होगा एक पेस मेकर होता है जो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, जिससे कि हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है। तो ये जो है उन्हीं एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं होने देगा। जब हमारे जो कैल्शियम चैनल जब ब्लॉक हो जाएंगे तो इम्पल्स भी जनरेट नहीं होंगे, और जब इम्पल्स जनरेट नहीं होंगे तो हमारे जो सीजर्स वगैरह हैं यानी कि दौरे वगैरह जो पड़ रहे हैं वो भी जनरेट नहीं होंगे। तो इस तरीके से जो मोड ऑफ एक्शन है वो इथोसक्सीमाइड का ऐसे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है देखिए गिव स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ कार्बामेज़ेपाइन। यहाँ पे एक और ड्रग है कार्बामेज़ेपाइन जिसके ऊपर स्टार है, तो इसके बारे में पूछ सकता है उसके सिंथेसिस या फिर स्ट्रक्चर या फिर यूजेस वगैरह। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं उसकी स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एक्शन। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, एक हमारी 7 मेंबर्ड रिंग होती है जिसको हम एज़ेपाइन रिंग बोलते हैं, जो कि दो हमारी किसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है और ये हमारा अमाइड ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये भी हमारी वैसे तो एंटी कन्वल्जेंट ड्रग है। तो बात करें मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका, इट वर्क्स बाय इनएक्टिवेटिंग सोडियम चैनल। तो जैसे कि हमने देखा था वही सोडियम चैनल जो होते हैं उसको ब्लॉक करके अपना असर दिखाती है। तो इस तरीके से जब जो सोडियम चैनल जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, तो जब ये डीएक्टिवेट हो जाएगा तो हमारे जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, और जब वो जनरेट नहीं होगा तो सीजर्स हमारे ठीक हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे ये जो हमारी यूनिट 4 है ये यहाँ पे कवर होती है पूरा। यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पे कवर किए। आपको आई होप ये जो है सारा कुछ रिवाइज हो गया होगा। अब लास्ट में हम बात करते हैं यूनिट 5 की, तो भी हमारी ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसी का आगे पार्ट है। तो बात करते हैं, सबसे पहले इसमें आती हैं जनरल एनास्थेटिक्स जिसमें है इनहेलेशन एनास्थेटिक। तो क्वेश्चन पहला इसी पे बनता है। क्वेश्चन आप देखोगे डिफाइन इनहेलेशन एनास्थेटिक एंड गिव सिंथेसिस ऑफ हैलोथेन। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आप देखोगे इनहेलेशन एनास्थेटिक्स में हैलोथेन एक ऐसी ड्रग है जिसके ऊपर स्टार है। तो बात करते हैं कि जैसे कि नेम में आ रहा है इनहेलेशन एनास्थेटिक, यानी कि ऐसी एनास्थेटिक ड्रग, एनास्थेटिक आपको पता ही होगा कि जो बेहोश करने के लिए दवाई दी जाती है उनको हम एनास्थेसिया बोलते हैं। ठीक है, एनास्थेसिया। तो वो सारे ड्रग जो कि हमको बेहोश करती हैं, ठीक है, अनकॉन्शियस हम हो जाते हैं, तो उन मेडिसिन को हम एनास्थेसिया बोलते हैं। और इसमें आ रहा है इनहेलेशन, यानी कि वो सारी एनास्थेटिक ड्रग जिनको हम इनहेल करके लेते हैं, यानी कि उनको हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू लेते हैं, तो वो हमारी पूरी बॉडी को एकदम अनकॉन्शियस कर देती है, यानी कि जनरल एनास्थेटिक कहलाती हैं ये। देखिए 2 टाइप्स के होते हैं हमारी एनास्थेसिया, होते हैं जनरल, एक होते हैं लोकल। लोकल कहने का मतलब है सपोज जैसे मेरे यहाँ पे घाव वगैरह है या यहाँ पे कुछ करना है, कुछ काटना पीटना है, तो अगर हम इसी जगह को अगर एनास्थेसिस करेंगे बोले तो यहाँ पे ही केवल अगर हमारी एनास्थेसिया काम करेगी तो वो हमारी लोकल एनास्थेसिया होगी। जनरल कहने का मतलब वो पूरी बॉडी को ही मतलब उनको अनकॉन्शियस कर देगी, तब उसके बाद में सर्जरी वगैरह होगी। तो ये 2 तरह की होती हैं एनास्थेसिया। तो इनहेलेशन जो एनास्थेसिया है जिसको हम इनहेल करके लेते हैं वो हमारी जनरल होती है, वो पूरी बॉडी को हमारी अनकॉन्शियस कर देती है। तो एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि हमारी हैलोथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, तो ये हमारी इनहेलेशन एनास्थेसिया होती हैं। और बात करते हैं इसमें इसकी सिंथेसिस पूछिए हैलोथेन की, तो आसान है इसके सिंथेसिस। तो जैसे कि 2-क्लोरो 1,1 ट्राईफ्लोरोइथेन, ये जो आपका मॉलिक्यूल है इसका अगर हम ब्रोमिनेशन कराते हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारी हैलोथेन बनती है। हैलोथेन में 3 फ्लोरीन ग्रुप है, एक ब्रोमीन, एक क्लोरीन और एक इस तरफ हाइड्रोजन। तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसकी सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है, देखिए हमारी ड्रग है वही एनास्थेसिया में कि अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिटूरेट, ये क्या होती है, उनका मोड ऑफ एक्शन बताइए। तो बात करते हैं इसके ऊपर, देखिए क्वेश्चन आया था या फिर जो हमारी ड्रग के नेम से भी पूछा जा सकता है। जैसे कि इसमें है हमारी ड्रग मेथोहेक्सिटल सोडियम, तो उसका मोड ऑफ एक्शन बताइए। तो मोड ऑफ एक्शन दोनों का सेम ही होगा उस कैटेगरी में जो भी हैं। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिटूरेट क्या है, जैसे कि नेम में आ रहा है अल्ट्रा शॉर्ट, एक होता है शॉर्ट एक्टिंग यानी कि जो कि कुछ ही टाइम में अपना असर दिखाने लगती है, और अल्ट्रा शॉर्ट यानी कि और भी जल्दी अपना असर दिखाएगी। तो ऐसी हमारी सारी बारबिटूरेट या एनास्थेटिक ड्रग जो कि 1 मिनट के अंदर ही हमको बेहोश कर दें,
उनको हम बोलेंगे अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिटूरेट, ठीक है, जो कि जस्ट इन 1 मिनट हम उनको इंट्रावेनसली देंगे और हमें वो बेहोश कर देगी, वो हमारी कहलाएगी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। बात करते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि इतनी जल्दी कैसे हमको बेहोश कर देती है। तो ये जो है देखिए वही मैंने बताया था, 2 न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, गाबा यानी कि जो हमारा इनहिबिटरी होता है, तो ये जो है उसको एक्टिवेट कर देता है। यानी कि जब हमारा जो मैसेज है, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में दिखाया था आपको, जो गाबा जो होता है वो हमारे मैसेज को आगे कन्वे नहीं होने देता है, ये हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो जब मैसेज ही आगे कन्वे नहीं होगा तो हमारा CNS जो है वो डिप्रेस हो जाएगा। जब CNS डिप्रेस हो जाएगा तो क्या होगा, हम बेहोश हो जाएंगे, हमें कुछ भी पता नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है ये हमारी जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिटूरेट है वो अपना असर दिखाती हैं। तो ये है इसका मोड ऑफ एक्शन। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट और हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन डिसोसिएटिव एनास्थेटिक्स एंड गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ कीटामाइन। तो यहाँ पे आप देखोगे आगे बिल्कुल हम सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। इसमें है डिसोसिएटिव एनास्थेटिक, तो इसके अंदर है कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड एक ड्रग जिसके ऊपर स्टार है। तो डिसोसिएटिव एनास्थेटिक क्या है, डिसोसिएटिव जैसे कि नेम में आ रहा है डिसोसिएट होना, यानी कि बिल्कुल अलग हो जाना, एक अलग ही दुनिया बना लेना। यानी कि इस केस में क्या होगा, जो पेशेंट है उसको हम ऐसी एनेस्थेसिया देंगे जिसके कि वो जगह तो होगा लेकिन उसको अपने आसपास जो भी सराउंडिंग में हो रहा है उसका कुछ भी पता नहीं होगा। तो ऐसी जो भी हमारी एनास्थेटिक, जो भी हमारी बेहोश करने वाली दवाइयाँ होती हैं वो हमारी डिसोसिएटिव एनास्थेटिक कहलाती हैं। तो वही लिख रखा है देखिए, डिसोसिएटिव एनास्थेटिक्स आर दोज ड्रग या दोज एजेंट दैट इंड्यूस सच टाइप एनास्थेसिया इन विच पेशेंट फील टोटली डिसोसिएटिव फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। वो बिल्कुल टोटली डिसोसिएटिव फील करता है सराउंडिंग से। वट पेशेंट अपीयर्स टू बी अवेक वट एक्चुअली इज़ अनकॉन्शियसनेस, यानी कि वैसे तो हमें लगेगा कि पेशेंट जग रहा है, पेशेंट हमको देख रहा है, लेकिन उसको एक्चुअली में कुछ पता नहीं होता, वो अनकॉन्शियस होता है। तो ऐसी एनास्थेटिक ड्रग कहलाती है हमारी डिसोसिएटिव एनास्थेटिक। बात करते हैं एग्जाम्पल इसके, कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड है। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो आपने याद ही करनी पड़ेगी। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो ये जो है एक हमारा रिसेप्टर है NDMA, जिसको हम N मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर बोलेंगे फुल फॉर्म इसकी। तो ये उसको जाके ब्लॉक करती है। तो सिंपली आपने यही लिखना है कि कीटामाइन वर्क्स बाय ब्लॉकिंग NDMA रिसेप्टर। और ये जो है हमारा एक्साइटेटरी नेचर का होता है। एक्साइटेटरी कहने का मतलब है ये अगर मैसेज हमारा इम्पल्स जनरेट हो रहा है, मैसेज कन्वे हो रहा है, तो ये और ज़्यादा उसको एक्साइट करेगा और स्पीड से ये उसको जाने में उसके हेल्प करेगा। लेकिन अगर इसी को ब्लॉक कर दे जाए तो क्या होगा, हमारा मैसेज जो है वो कम जाएगा या बोले तो वो स्लो हो जाएगा। सो ये जो हमारी मेडिसिन है डिसोसिएटिव एनास्थेटिक, इसी जो हमारे रिसेप्टर हैं NDMA को ब्लॉक करके अपना असर दिखाती हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारा मैसेज कन्वे हो रहा है या फिर ब्रेन वगैरह को जो हमारी मैसेज वगैरह जा रहे हैं वो नहीं जाएंगे और हम बिल्कुल क्या हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, अनकॉन्शियस हो जाएंगे। तो यह है इसका मोड ऑफ एक्शन। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नारकोटिक एंड नॉन नारकोटिक ड्रग। यहाँ पर भी आप देखोगे नारकोटिक एंड नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक है। तो जैसे कि नाम में आ रहा है नारकोटिक, नारकोटिक कहने का मतलब है कि ओपियोइड ड्रग या बोले तो नशीली दवाइयाँ। ओपियोइड ड्रग वो मेडिसिन होती हैं जो कि अपना असर CNS पे जाके दिखाएंगे, यानी कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अपना असर दिखाती हैं और उन्हीं मेडिसिन को हम नारकोटिक ड्रग बोलेंगे। नॉन नारकोटिक यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे असर नहीं दिखाती हैं। बहुत ही आसान डिफरेंस है। तो नारकोटिक एनाल्जेसिक क्या है, देखिए एनाल्जेसिक वो सारी मेडिसिन होती हैं जो पेन किलर होती हैं, पेन को कम करने के लिए दी जाती हैं। तो नारकोटिक एनाल्जेसिक भी हमारी वो मेडिसिन हुई जो पेन को कम करेंगी, लेकिन कैसे कम करेंगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे असर दिखा गए। तो ये जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अपना असर दिखाती हैं। वही लिख रखा है देखिए, नारकोटिक एनाल्जेसिक आर CNS डिप्रेसेंट समटाइम्स कॉज स्लीप। इनके खाने के बाद कभी कभी नींद भी आ सकती है। एंड विद देयर एनाल्जेसिक इफेक्ट, जिनका एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है, दे आर एक्सट्रीमली पोटेंट एंड इफेक्टिव फॉर रिलीफ सिवियर पेन। काफ़ी ज़्यादा पोटेंट होती हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा असरदायक होती हैं और जो पेन होता है, काफ़ी ज़्यादा पेन जो होता है उसको ठीक करने में काम आती हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। एग्जांपल आप देखिए, पहले मॉर्फिन है, कोडीन है, तो ये हमारी नारकोटिक एनाल्जेसिक है। आपने देखा होगा जो हमारे सोल्जर्स होते हैं बॉर्डर पे, तो जब वो घायल वगैरह हो जाते हैं किसी वॉर में या फिर कहीं, तो एमरजेंसी में उनको हम इन्हीं मेडिसिन का यूज़ इन्हीं मेडिसिन को देते हैं नारकोटिक एनाल्जेसिक को, कि उनको अगर हम इंजेक्शन लगा दें तो जो उनके लगी पड़ी है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो बिल्कुल
फ्री हो जाएं, सो जाएं आराम से, उनको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। तो उसमें हमारा जो CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको डिप्रेस कर दिया जाता है। वो हमारी नार्कोटिक एनाल्जेसिक होगी। दूसरी हमारी नॉन नार्कोटिक, ये वो हैं जिनको हम नॉर्मली अभी लेते हैं। सपोज हमारे हाथ में पैर में कहीं दर्द हो गया, सर में दर्द होने लग गया, तो जब सर में दर्द जो हो रहा है तो उसके लिए हम नार्कोटिक को तो नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि सिंपली हमें तो बस थोड़ा बहुत पेन हो रहा है। तो उसमें हम नॉन नार्कोटिक ड्रग का, ये जो एनाल्जेसिक है, उनका हम यूज़ करते हैं। तो ये CNS पे असर नहीं दिखाती हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफेनेक है, एसिक्लोफेनेक है, पैरासीटामोल है, तो ये नॉर्मली हम लेते हैं, हमारे नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक हैं। तो आई होप इनमें डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, वो है हमारा व्हाट आर मॉर्फिन एनालॉग एंड गिव सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ फेंटानिल सिट्रेट। तो यहाँ पे आप देखोगे सिलेबस में आगे मॉर्फिन और उससे रिलेटेड ड्रग हैं, जिसमें जो फेंटानिल सिट्रेट है उसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, यानी कि उसके सिंथेसिस वगैरह भी आ सकती है। तो जैसे कि नेम मेरा मॉर्फिन एनालॉग, एनालॉग कहने का मतलब है कि सेम बोले तो वो स्ट्रक्चर जिनका जो एक्शन है बिल्कुल मॉर्फिन के जैसा हो, और मॉर्फिन हमारी नार्कोटिक ड्रग है। तो ऐसे ड्रग जिनका जो स्ट्रक्चर या बोले तो मोड ऑफ एक्शन या बोले तो जो भी काम है वो बिल्कुल मॉर्फिन जैसा होगा, वो हमारी मॉर्फिन एनालॉग कहलाएंगी। एग्जांपल जैसे कि फेंटानिल सिट्रेट है, कोडीन है, मॉर्फिन सल्फेट है, मीथाडोन है, तो ये हमारी क्या है, मॉर्फिन एनालॉग है। एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कि फेंटानिल सिट्रेट कि इसकी सिंथेसिस बताइए। तो सिंपली पहले तो आपने वही लिख देना है, इट इज़ अ वेरी पोटेंट सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग विच इज यूज एज एनाल्जेसिक, पेन को कम करने में यूज़ होती है, और ये मॉर्फिन का एनालॉग होता है। बात करते हैं कि जो हमारा फेंटानिल सिट्रेट है उसकी सिंथेसिस कैसे होती है। तो देखिए यहाँ पे हमारे दो स्टार्टिंग में कंपाउंड है, एक का नाम है प्रोपियोनिल क्लोराइड। तो इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर आप देख लेना, और एक का देखिए काफ़ी बड़ा नाम है, वैसे आप स्ट्रक्चर ही याद कर लेना, नेम तो आपसे याद ना होगा, जैसे कि N4 पिपेरिडिल एनिलीन। तो ये जब ये दोनों जो है कंडेंस किए जाते हैं, यानी कि कंडेंसेशन जब किया जाता है, तो हमारा कुछ इस तरीके से ये जो है हमारा इंटरमीडिएट बनता है, जिसका जो पूरा नाम है वो है N4 पिपेरिडिल प्रोपियो एनिलाइड। तो ये बनता है, यहाँ से हमारी HCl भी रिलीज होती है। तो इतना होने के बाद में जो है हमारा एक और हमारा केमिकल है जिसका नाम है पैंथेनिल क्लोराइड। तो जब ये जो है जो हमारा इंटरमीडिएट बना था अभी पीछे, जब ये इससे रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में, सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, तो जो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है उसके बाद फाइनली हमारा फेंटानिल सिट्रेट बनता है। स्ट्रक्चर आप देख लेना, आप रटना कुछ भी करना मुझे नहीं पता, बाकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेना। तो इतनी लेंदी, मतलब यही हमारी जो मेडिसिनल केमिस्ट्री उसको ज़्यादा टफ बना देती हैं। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए वो है डिफाइन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एंड क्लासीफाई देम। तो आप लास्ट में देखोगे हमारे बस ख़त्म ही होने वाला है। यहाँ पे है एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे कि नेम में आ रहा है एंटी, एंटी कहने का मतलब है कि अपोज करने वाले, प्लस इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन बोले तो देखिए, इन्फ्लामेशन कहने का मतलब यही नहीं है कि केवल स्वेलिंग ही वहाँ पे हो रही है। इन्फ्लामेशन कहने का मतलब है रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन वगैरह। तो इन तीनों चीज़ों को हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में इन्फ्लामेशन। तो वो सारी मेडिसिन जो कि हमारी इन्फ्लामेटरी जो भी रेस्पॉन्सेज होते हैं उनको कम करने के लिए या उनको अपोज करने के लिए दी जाती हैं, जैसे कि हमारे पेन किलर्स होती हैं। सपोज हमें कहीं थोड़ी स्वेलिंग वगैरह हुई पड़ी है, हमें दर्द हो रहा है, रेडनेस वगैरह है, तो वहाँ पे जो मेडिसिन यूज़ हो रही है वो हमारी एंटी इन्फ्लामेटरी होगी। तो वही लिख रखा है, देखिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आर दो सब्सटेंस दैट आर यूज्ड to treat or reduce inflammation like mean redness, swelling and pain in the body। एग्जाम्पल जैसे कि आइबुप्रोफेन है, मेफेनेमिक एसिड है, एस्प्रिन है, पैरासीटामोल है, नेप्रोक्सेन है, ये हमारी सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बात करते हैं इसका जो क्लासिफिकेशन है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको हम देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन देखिए, उसको समझने से पहले आपने कुछ चीज़ समझनी होगी कि हमने क्लास जो है किस बेस पे क्लासीफाई किया है। ये हमने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, यानी कि जो हमारी ड्रग है वो कैसे जाके काम करेगी। अब मोड ऑफ एक्शन समझने से पहले आपने ये समझना होगा कि आखिर हमें दर्द होता कैसे है या हमें फीवर होता कैसे है। फीवर तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मतलब टेम्परेचर हमारी बॉडी का कैसे बढ़ता है। तो देखिए स्टार्टिंग होती है आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से, फॉस्फोलिपिड। तो देखिए आपको ये ना मोड ऑफ एक्शन भी यहीं पे समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही आपको क्लासिफिकेशन समझ आएगा। एक एंजाइम है फोस्फोलाइपेज A2।
तो ये जो है हमारी एक एंजाइम है, तो ये जो है फॉस्फोलिपिड को एरिकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, एरिकिडोनिक एसिड। देखिए ये आपने समझ लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हमारा पेन होता है, या बोले तो कैसे हमारी सारी पेन किलर काम करेंगी। तो पहले क्या होता है, फॉस्फोलिपिड को हमारी जो एक एंजाइम है फॉस्फोलाइपेज A2, ये कन्वर्ट कर देता है एरिकिडोनिक एसिड में। एरिकिडोनिक एसिड से ही हमारा एक्चुअली में अब पेन जो भी कॉज करेगा वो सारे सब्सटेंस यहाँ से बनेंगे। तो एक यहाँ पे दो एंजाइम काम करते हैं, एक है कॉक्स एंड एक है लॉक्स। शॉर्ट फॉर्म है ये, यानी कि साइक्लोऑक्सीजनेज, साइक्लोऑक्सीजनेज, एंड ये है लाइपोऑक्सीजनेज, ऑक्सीजनेज। तो ये जो है ना हमारे एंजाइम हैं। और कॉक्स जो एंजाइम है ना, ये भी दो टाइप्स के होते हैं, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। तो ये दोनों जो एंजाइम होते हैं ये बनाते हैं हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये हमारा एक केमिकल होता है जिसको हम इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर बोलते हैं, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा केमिकल जो कि इन्फ्लेमेशन को और बढ़ाता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि आपको पेन क्यों हो रहा है, आपके सर में दर्द क्यों हो रहा है, आपके हाथ में दर्द क्यों हो रहा है, तो वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से, ठीक है। और जो आपको जो लाइपोजेनेज जो एंजाइम है, ये यहाँ पे इस तरह बनाते हैं ल्यूकोट्रिन्स। तो इनसे तो आपको ईचिंग वगैरह, खुजली वगैरह होती है। लेकिन हमारा टॉपिक है कि पेन किलर जो है वो कैसे काम करती हैं। तो जो हमारी जो मेडिसिन जो अभी हम पढ़ रहे थे, जैसे कि आइबुप्रोफेन है, कीटोप्रोफेन है, पैरासीटामोल वगैरह हैं, तो ये जो है इन्हीं एंजाइम को आगे ब्लॉक कर देती हैं। साइक्लोऑक्सीजनेज जो एंजाइम है कॉक्स 1 या कॉक्स 2, तो इन दोनों पे ही वो असर दिखाती हैं। तो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन से ही तो हमारा पेन हो रहा था, यानी कि हमारा जो पेन है वो प्रोस्टाग्लैंडिन से ही होता है। हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का वो प्रोस्टाग्लैंडिन से ही बढ़ता है। इन्फ्लामेशन जो है वो पूरी तरीके से किससे होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन से होती है। अगर यही नहीं बनेगा तो हमारी जो सारी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो ये कैसे नहीं बनेगा, अगर हम इन एंजाइम को आके ब्लॉक कर दें, कॉक्स 1 को और कॉक्स 2 को, यानी कि साइक्लोऑक्सीजनेज 1, साइक्लोऑक्सीजनेज 2। तो अब आपको क्लासिफिकेशन समझ आएगा। तो पहली है वो मेडिसिन नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो कि कॉक्स 1 पे भी जाके काम कर सकती हैं, कॉक्स 2 पे भी जाके काम कर सकती हैं। तो वो जो मेडिसिन होंगी वो होंगी नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। तो इसके अंदर आती हैं, देखिए हमारे पहले है सैलिसिलेट्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ सैलिसिलिक एसिड, एग्जाम्पल एस्पिरिन है। इसमें आती दूसरी प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, जो कि प्रोपियोनिक एसिड से बनती हैं, आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सेन है, कीटोप्रोफेन है। ये ऐसे ही एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव, जो कि इस एंथ्रेनिलिक एसिड से बनती हैं, तो वो उसके डेरिवेटिव होते हैं। तो ऐसे ही सारे जो डेरिवेटिव हैं, यानी कि केमिकल के बेस पे कि वो उस केमिकल से बन रहे हैं, उसी के बेस पे वहाँ पे दिखा रखे हैं। तो ये आप देख लेना। बाकी जो दूसरे टाइप्स की होती हैं वो हमारी होती हैं प्रीफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर, जैसे कि नेम आ रहा है प्रीफरेंशियल कॉक्स 2, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो कि कॉक्स 1 पे तो जाके बाइंड हो ही सकती हैं, लेकिन जो प्रेफरेंस जो है वो कॉक्स 2 को देती हैं, वो कॉक्स 2 एंजाइम को जाके ज़्यादा ब्लॉक करेंगी, तो तब जाके वो अपना असर दिखाएंगी। उनको हम बोलते हैं प्रीफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर। एग्जांपल निमेसुलाइड है, मेलोक्सिकेम है एंड नेबुमेटोन है। ये हमारी प्रीफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर है। तीसरी हमारी वो है, देखिए सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, यानी कि वो सारी मेडिसिन जो कि केवल कॉक्स 2 जो हमारा एंजाइम है उसी पे जाके असर देखेंगी, उसी को जाके ब्लॉक करेंगी, यानी कि जहाँ पे सेलेक्टिव आ रहा है, यानी कि केवल स्पेशल एक ही पे वो काम करेंगी। तो जैसे कि सेलेकॉक्सिब है और इटोरिकॉक्सिब है और पैरिकॉक्सिब है, तो इसके अंदर ये आती हैं। नेक्स्ट हमारी एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, यानी कि ऐसी मेडिसिन जिनका काम तो है टेम्परेचर को कम करना, यानी कि बुखार को कम करना, लेकिन वो थोड़ी पेन किलर की तरह भी काम करती हैं। जैसे कि हमारी पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल का काम एक्चुअली में काम होता है फीवर को कम करना, तो वो थोड़ी एज ए पेन किलर भी काम करती है। ऐसा ही मेटामिजोल है और नेफोपैम है। तो ये है हमारी एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। तो बात करें हमारी अब नसैड्स, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, कितने टाइप्स की हैं? 4 टाइप्स की। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर और प्रीफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर, एंड थर्ड हमारी
सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर एंड लास्ट में है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। तो देखिए बात करें, मैंने पूरा क्लासिफिकेशन आपको समझाया है। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग क्या होते हैं, उनको क्लासीफाई कीजिए। अब आप जो है बना करके इसमें खुद अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है देखिए वो है हमारा गिव सिंथेसिस एंड मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ आइबुप्रोफेन और मेफेनेमिक एसिड। तो आप देखोगे सिलेबस में यहाँ पे जो हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हैं उसमें दो ड्रग हैं, मेफेनेमिक एसिड और आइबुप्रोफेन, जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है। तो इनकी सिंथेसिस आ सकती है, मैंने दोनों की ही कराई है। तो देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, व्हाट आर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, क्लासीफाई देम एंड गिव द सिंथेसिस ऑफ आइबुप्रोफेन, या फिर आ सकती है मेफेनेमिक एसिड। किसी एक की सिंथेसिस आएगी और उसी सिंथेसिस के बाद उस पर उनका मोड ऑफ एक्शन वगैरह आपने बताना है। तो इस तरीके से पूरा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो मैं इसको पूरी तरीके से करा रहा हूँ। तो आइबुप्रोफेन हमारी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, यानी कि पेन किलर है, जो कि मॉडरेट करने में काम आएगी, पेन को कम करने में काम आएगी और इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है। बात करते हैं सिंथेसिस, देखिए आपने समझनी है, कुछ इस तरीके से है। स्टार्टिंग होती है हमारे कंपाउंड है आइसोब्यूटाइल बेंजीन। ये है हमारा आइसोब्यूटाइल बेंजीन, जो कि एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 CO का होल ट्वाइस O एसिटिक एनहाइड्राइड जो है, इसकी प्रेजेंस में जब हम इसके एसिटाइलेशन कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में जब इसका एसिटाइलेशन कराते हैं तो एक यहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट बनता है जिसका नाम थोड़ा लंबा है, पी आइसोब्यूटाइल एसीटोफेनॉन। तो ये हमारा यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है, आप देख सकते हैं। फिर उसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं तो फिर हमारा बनता है साइनोहाइड्रिन। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है उसकी, और इसमें कराते हैं हम हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में हमारी आइबुप्रोफेन बनती है। आइबुप्रोफेन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। तो देख लेना, ये जो है सिंथेसिस है आइबुप्रोफेन की, कि आइबुप्रोफेन बनती कैसे है। अब बात करते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन, कि कैसे ये अपना असर दिखाती है। जैसा कि अभी हमने देखा था कि आइबुप्रोफेन किस कैटेगरी में आ रही है, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में, जो कि है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, यानी कि आइबुप्रोफेन। तो ये किसी भी एंजाइम को इनहिबिट कर सकती है, यानी कि या तो COX-1 को या फिर COX-2 को। इसी वजह से मैंने क्लासिफिकेशन से पहले आपको समझाया था कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन को जो बन रहा है उसको बनने को बंद करेगी। कैसे बंद करेगी, या तो COX-1 एंजाइम को जाके ब्लॉक करेगी या फिर COX-2 को जाके ब्लॉक करेगी। तो यह है इसका मोड ऑफ एक्शन। तो जब ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएंगे तो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो पेन नहीं होगा, पेन नहीं होगा तो टेम्परेचर वगैरह भी नहीं बढ़ेगा, इन्फ्लेमेशन भी ना होगी। तो इस तरीके से अपना असर दिखाती है। तो वही यहाँ पे लिख रखा है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है देखिए वो हमारा मेफेनेमिक एसिड, तो इसकी भी सिंथेसिस आ सकती है। तो ये भी हमारा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, पेन किलर की तरह यूज़ होती है। तो सिंथेसिस स्टार्ट होती है, एक अल्फा क्लोरोबेंजोइक एसिड है, यानी कि बेंजोइक एसिड में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, वो है हमारा अल्फा क्लोरोबेंजोइक एसिड। तो इसकी जब हम रिएक्शन 2,3 ज़ाइलिडीन से कराते हैं, ये दोनों जब कंपाउंड एक साथ कंडेंस होते हैं, किसकी प्रेजेंस में, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ से HCl रिमूव होने के बाद में हमारा ये मेफेनेमिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट बनता है। ये जो है आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मेफेनेमिक एसिड। तो फिर हम इसकी HCl से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा लास्ट में बनता है मेफेनेमिक एसिड। स्ट्रक्चर इसकी कुछ इस तरीके से है। तो ये है इसकी सिंथेसिस की मेफेनेमिक एसिड बनता कैसे, बाकी आप इनको देख लेना, स्ट्रक्चर आपने समझ लेनी होंगी और ये सिंथेसिस भी आपने समझ लेनी है। बात करते हैं लास्ट में कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो मोड ऑफ एक्शन अगर आप देखोगे क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि हमारा मेफेनेमिक एसिड किस में आता है, वो भी हमारा नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है। कैटेगरी आप देखोगे एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव, इसमें आता है मेफेनेमिक एसिड, यानी कि ये भी हमारा COX-1 या COX-2 का जाकर के किसी को भी जाके इनहिबिट कर सकता है। या तो COX-1 को इनहिबिट करेगा या COX-2 को इनहिबिट करेगा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो पेन नहीं होगा, टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा, इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। तो ये है इस तरीके से सेम मोड ऑफ एक्शन है आइबुप्रोफेन का भी और मेफेनेमिक एसिड का भी। तो इस तरीके से ये जो है हमारा सारा कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कवर होते हैं। पूरा जो सिलेबस है आई होप ये आपका रिवाइज हो गया होगा। यहाँ पे हमारी 5th यूनिट भी कवर हुई और 4th यूनिट हमने उससे पहले की थी। बाकी पहले पार्ट में तीनों यूनिट हमने कवर कर लेते हैं। तो यही मैंने बताना था। कैसे लगी वीडियो, अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।